स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज के अंक में शामिल है एक जानकारी मंकी पॉक्स पर। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होती है। मंकी पॉक्स वायरस पॉक्सविरिडे परिवार में ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। मंकी पॉक्स के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, ठंड लगना और थकावट शामिल है। बुखार आने के 1 से 3 दिनों के भीतर रोगी को दाने हो जाते हैं जो अक्सर चेहरे पर शुरू होकर शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। मंकी पॉक्स की खोज पहली बार 1958 में हुई थी, जब शोध के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसी बीमारी के 2 प्रकोप हुए थे, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। मंकी पॉक्स का पहला मानव मामला 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में दर्ज किया गया है। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मंकी पॉक्स से बचने के उपाय बताए हैं। जानवरों के संपर्क से बचना चाहिए। उन जानवरों के संपर्क से बचें जो वायरस को शरण दे सकते हैं। इसका मतलब है आपको उन जानवरों और लोगों के संपर्क में आने से बचना है जो बीमार हैं या जो उन क्षेत्रों में मृत पाए गए हैं जहां मंकी पॉक्स होता है। बीमार जानवर या इंसान की चीजों से दूरी बनानी चाहिए। ये वायरस संक्रमित के और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों के जरिए भी फैलता है। इसीलिए आपको किसी बीमार जानवर के संपर्क में आने वाली किसी भी सामग्री जैसे बिस्तर के संपर्क में आने से बचना चाहिए। संक्रमित रोगियों को अन्य लोगों से अलग रखना चाहिए जिससे संक्रमण का खतरा ना हो। ध्यान रखें कि ये वायरस संक्रमित इंसान और जानवर से तुरंत फैलता है, इसलिए अगर आपके आसपास कोई इससे संक्रमित है तो उसको अन्य लोगों से अलग रखने की कोशिश करें। संक्रमित जानवरों या मनुष्यों के संपर्क में आने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं। उदाहरण के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना बेहतर है। मरीजों की देखभाल करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि ये वायरस 20 के करीब देशों में फैल चुका है, इसीलिए इसे गंभीरता से लें और कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। श्रोताओं, संगीत भी एक चिकित्सा का काम कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संगीत चिकित्सा क्या है और किस तरह से अपना काम करती है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है श्री अविनाश कुमार माथुर। आप एक संगीतज्ञ हैं, संगीत साधना से जुड़े हैं। लगभग 20 साल से आप संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत साधना कर रहे हैं। आपके कई गीत जो हैं स्वरबद्ध किए जा चुके हैं। आपने कई गीतों को लिखा है, साथ ही साथ कई गीतों का म्यूजिक भी आपने कंपोज किया है। और इसके साथ एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप संगीत थेरेपिस्ट भी हैं, म्यूजिक थेरेपिस्ट भी हैं। तो आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत चिकित्सा पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में अविनाश जी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगीत चिकित्सा की जब बात करते हैं, संगीत की बात हर आदमी जानता है और जो आकाशवाणी से जुड़ा है, मुझे लगता है ऐसा कोई आदमी, कोई इंसान नहीं होगा जो नहीं जानता है कि संगीत सुनना एक सुकून देता है, एक एंटरटेनमेंट का स्रोत है और साथ साथ आपके जहन को बहुत शांत करता है। कहा जाता है कि जब उत्तेजित हो या थोड़ा गुस्से में हो तो संगीत सुनो तो आप शांत हो जाओगे। लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है, ये संगीत थेरेपी या संगीत चिकित्सा होती क्या है, ये सारी जानकारी हम आज आपके माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। संगीत चिकित्सा, जिसको हम आजकल जो है म्यूजिक थेरेपी के नाम से बहुत ज्यादा जानते हैं, सभी लोगों के बीच में प्रचलित है। संगीत चिकित्सा जो है वो बेसिकली रोगी के स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति में सुधार लाने का इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है। क्योंकि संगीत के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, ऐसी पावर होती है जो हमारे मनस्थिति है, जो हमारा दिमाग है और जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है उसको स्टिमुलेट करता है। हमारे ब्रेन को जो है संगीत जो है वो स्टिमुलेट कर सकता है। तो इसलिए जो संगीत का प्रयोग है वो आजकल बहुत ज़्यादा संगीत थेरेपी के रूप में चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल। और आपने एक बात कही कि बहुत जल्दी वो मन मस्तिष्क पर इफेक्ट करता है, तो हम ये मान सकते हैं कि स्ट्रेस अगर होता है, एंजाइटी अगर होती है या मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उस पर ये काफ़ी कारगर होता होगा। जी जी, संगीत जो है, देखिए आप जैसे हमारा ये जो मनस्थिति है, जैसे हम कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन में हैं या स्ट्रेस में हैं,
तो जो संगीत की ऐसी प्रक्रियाएं हैं या जो संगीत के ऐसे टाइप हैं जो विशेष रूप से अगर आप उनको सुनना चाहें और उनको सुने तो आप अपने मन मस्तिष्क को जो है वो कंट्रोल में रख सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी अगर सैड होता है, व्यक्ति अगर सैड है तो वो एक विशेष प्रकार का म्यूजिक सुनता है तो वो उस मनस्थिति से बाहर आ सकता है। या अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहा है तो जो है उसको उस स्थिति से वो एक विशेष प्रकार के जो संगीत है उसको सुनने से वह उस स्थिति से बाहर आ सकता है। तो ये आपने बताया किस तरह से इमोशनल अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे निकला जा सकता है। क्या फिजिकल एलिमेंट्स पे भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है? जी, फिजिकल एलिमेंट्स पे भी जैसे आपने देखा होगा कि आजकल हम योगा में भी संगीत का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जैसा हमने बताया कि जो संगीत है वो हमारे मन मस्तिष्क को इसको स्टिमुलेट करता है बहुत जल्दी। हमारे शरीर है और जिसको हम कहते हैं माइंड बॉडी एंड सोल, तो उस पर बहुत जल्दी जो है संगीत का जो है वो बहुत जल्दी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो यही कारण है कि देखो योगा करने से पहले जब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का संगीत बजाया जाता है, तो जो हमारे ध्यान को केंद्रित करता है, हमारे मन को शांत करता है, जिससे योगा में बहुत लाभ होता है। या आप देख लीजिए जिम में भी अगर आप जाएंगे तो जितने भी जिम्स हैं उसमें भी एक विशेष प्रकार के म्यूजिक का संगीत का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण जो है जो वहाँ का जिम का जो माहौल होता है और जो लोग कसरत या व्यायाम करने के लिए आते हैं उनको एक तरीके का स्टिमुलेशन मिलता है और उनको कम थकावट महसूस होती है। वो बड़े से बड़ा टास्क भी कर लेते हैं लेकिन उनको थकावट महसूस नहीं होती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो लोग पार्क में या गार्डन में सैर करने के लिए बगीचे में जाते हैं, आपने देखा होगा कि लोग जो है वो अपने कानों में हेडफोन्स लगा के और म्यूजिक सुनते हुए वॉक करते हैं, क्योंकि वो जो म्यूजिक है वो उनके माइंड को स्टिमुलेट करता है। इसी कारण वो अगर 1 किलोमीटर की सैर करना हो तो आप थक जाएंगे बिना म्यूजिक के सुनेंगे, लेकिन अगर म्यूजिक सुनते हुए अगर आप सैर करेंगे तो आप 3 से 5 किलोमीटर भी जाएंगे तो आपको उतना पता नहीं लगेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी बताइए अविनाश जी कि गीत संगीत से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है, क्योंकि ये हमें पता है कि इस फील्ड में काफी रिसर्च चल रही है कि कौन सी बीमारी किस तरह के संगीत से उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो आपकी नजर से, आपने संगीत में बहुत काम किया है तो कुछ एक्सपीरियंस बेस उस पर बताइए कि कौन सी बीमारियों के लिए किस तरह के राग, किस तरह का संगीत और कौन से रोगों पर वो इफेक्टिव होता है। बीमारियों का इलाज का जहां तक हम बात करते हैं, हृदय रोग से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उस पे जो है वो संगीत बहुत लाभदायक है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और संगीत के बारे में बात करूं तो विशेषता जैसे राग दरबारी है और राग सारंग है, कि इसकी कंपोजिशंस या इन गानों को सुनने से जो है संगीत सुनने से बहुत लाभ मिलता है और रोगी को आराम लगता है। इसी तरीके से जैसे अनिद्रा है, लोगों को नींद नहीं आती है और लोग स्ट्रेस से परेशान है, नींद नहीं आ रही है रात को, तो एक विशेष प्रकार के म्यूजिक को सुनने के कारण जो है वो अपने ब्रेन को, माइंड को, बॉडी को स्टिमुलेट कर सकते हैं और अनिद्रा की बीमारी से भी उनको फायदा मिल सकता है। उसमें भी पित्त रोग है, पित्त रोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है संगीत जो है, और इसमें भी विशेष प्रकार का म्यूजिक है जो कि राग खमाज से रिलेटेड है। इसको सुनने से जो है इससे जो रिलेटेड गाने हैं या संगीत है उसको सुनने से इसमें आराम मिलता है। कमजोरी, कई लोग जो है वो बहुत वीक फील करते हैं, उनमें एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेस फील करते हैं, तो भी एक विशेष प्रकार के म्यूजिक जो होते हैं उनको सुनने से क्या है, दे विल फील लिटिल, वो उनको ऐसा लगता है कि उनमें कहीं से एनर्जी का एक जो है कहीं से वो सोर्स मिल गया उनको, अगर वो एक विशेष प्रकार का संगीत या म्यूजिक सुनते हैं। तो इसी तरीके से जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो है संगीत जो है बहुत उपयोगी है। आजकल संगीत का प्रयोग जो है हॉस्पिटल्स में वार्ड में किया जाता है, जहाँ पर रोगियों को रखा जाता है। एक विशेष प्रकार के म्यूजिक को सुनने से दवाइयों के साथ साथ अगर आप एक विशेष प्रकार के म्यूजिक को सुनते हैं तो उससे भी जो है हमारी हेल्थ पे, हमारी शारीरिक जो प्रक्रिया उस पर बहुत फर्क पड़ता है। आप कुछ रागों के बारे में बता रहे थे, जैसे 2-3 तो आपने बताए, राग दरबारी बताया, राग खमाज बताया, इसके अलावा भी कुछ ऐसे राग हैं जो बहुत उपयोगी हो सकते हैं हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए। जी 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 मैं आपको बताऊंगा कुछ रागों के बारे में, जिसमें राग ललित, केदार, ये ऐसे राग हैं जिसमें मानसिक अगर रोगी हैं तो मानसिक रोगियों को इनका बहुत फायदा मिल सकता है, ललित और केदार। और जैसे राग यमन, राग कल्याण, नट भैरव, हिंडोल, जौनपुरी, इस तरीके के राग सुनने से और कंपोजिशन सुनने से या
ऐसे स्वरबद्ध अगर आप गाने सुनते हैं तो हड्डियों के रोगों में भी काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा मैं बताऊं तो राग भैरवी, केदार, श्री शुद्ध कल्याण और इन सब रागों को सुनने से या इस तरीके के संगीत को सुनने से अस्थमा के रोगियों को काफी उपयोगी सिद्ध होता है। इसके अलावा है राग हिंडोल, पूरिया, कौशिक, कानड़ा, तोड़ी, पूर्वी, मुल्तानी। ये जो है सभी राग हैं या इनसे रिलेटेड जो कंपोजिशंस हैं उसको आप लो या हाई ब्लड प्रेशर है अगर आपका तो उसको कंट्रोल करने में भी सहायता मिलती है। लेकिन हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि संगीत थेरेपी काम कैसे करती है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो संगीत है इसके अंदर एक ऐसी पावर होती है जो हमें इमोशनली कनेक्ट करती है। हमारी भावनाओं के ऊपर संगीत का जो है वो बहुत ही डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जो है वो संगीत हमें इमीडिएट कंट्रोल करता है। जैसे ही आप एक विशेष प्रकार के म्यूजिक को सुनते हैं आपके अंदर एक हार्मोनल चेंज आता है, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं तुरंत इफेक्ट करती हैं और उनका उन पर प्रभाव पड़ता है और आपकी बॉडी का पूरा जो है टेम्परेचर या आपकी बॉडी का जो माहौल है वो मूड आपका एकदम से स्विंग कर जाता है। ये एक विशेष प्रकार के म्यूजिक है या विशेष प्रकार का जो संगीत है उसके सुनने से हमारी भावनाएं जो है प्रभावित होती है। ये हमारी भावनाओं को स्टिमुलेट करता है और इसमें ना जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनल पहलू जो इसका संगीत का है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि ये हमारे को इमोशनली बहुत प्रभाव करता है। उसके अलावा इसका जो जैसे हमारे अंदर कई सारी ऐसी मोटर स्किल्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर गतिशीलता लाने के लिए, मतलब अगर आप बहुत वीक या लेजी फील कर रहे हैं तो आपको अंदर एनर्जी का संचार कर सकता है। तो इस तरीके से जो है हमारी मेमोरी को शार्प करने के लिए अगर आप एक अच्छा और रेगुलर और विशेष प्रकार का म्यूजिक सुनते हैं तो उससे क्या है कि हमारी जो मानसिक संरचना है या हमारी जो स्मृति और या इमेजिनेशन की जो पावर है या मेडिटेशन, ध्यान केंद्रित करने की जो पावर है, ये सब बढ़ती है। जी, काफी विस्तार से आपने बताया अविनाश जी। और ये भी बात हमने सुनी है कि अभी इस पर बहुत रिसर्च इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि दवाइयों से हमारी बीमारियां ठीक होती हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। और संगीत थेरेपी अगर की जाए, म्यूजिक थेरेपी की जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। तो एक तरह से फायदे ही फायदे हैं। इसलिए लेकिन इसके कितने फायदे हैं, क्या है, ये अभी भी एक रिसर्च का विषय है और इस पर काफी अनुसंधान चल रहे हैं। और जैसे फिटनेस की बात की आपने, ये बोला कि अगर हम हेडफोन लगाकर गाने सुनते हैं तो 1 किलोमीटर की जगह 4-5 किलोमीटर चल लेते हैं। तो मेरे जहन में आया कि जैसे अगर आप फिटनेस स्टूडियोज में जाते हैं कहीं पर तो वहां पर भी जो जुम्बा है या कोई एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं तो वो भी म्यूजिक पर ही चलाकर की जाती हैं। जी हाँ, उसका कोई खास वजह है? बिल्कुल वही, जैसा कि मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन बेटर होता है और संगीत जो है ना हमारी माइंड एंड बॉडी को जो स्टिमुलेट करता है। इसीलिए आप देखिए जुम्बा आजकल बहुत प्रचलित है, लोगों में जुम्बा का बहुत प्रचलन है। इसी तरीके से जिम्नास्टिक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमारी माइंड एंड बॉडी और सोल को जो है वो कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं और इसके अंदर उनको कंट्रोल करने की पावर। जी बिल्कुल। आपने संगीत में बहुत काम किया है, अभी भी आप कर रहे हैं और 20 सालों से आपने इसकी साधना की है। बहुत सारे गाने आपने बनाए हैं, लिखे हैं, कंपोज किए हैं। किस तरह का संगीत आप खुद सुनना पसंद करते हैं? अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं कि आपको लगता है कि ये मुझ पर बड़ा अच्छा इफेक्ट डालता है, वो हम कारण भी जानना चाहेंगे और कुछ थोड़ा सा आपसे सुनना भी चाहेंगे। जी, क्योंकि मैं एक संगीतज्ञ हूँ और भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो मैं एक संगीतज्ञ होने के नाते मैं समझता हूँ कि मैं कुछ ऐसी कंपोजिशंस बनाऊं जिनका जो है हमारे भारतीयों के लिए और सभी सिटीजन्स के लिए जो है उनका पॉजिटिव इफेक्ट हो। हम पंछी आजाद गगन के, मन के हम मतवाले, हम पंछी आजाद गगन के, मन के हम मतवाले मतवाले, हम पंछी आजाद गगन के, मन के हम मतवाले मतवाले, उड़ते हैं आकाश में सारे, हम हैं हिम्मत वाले, हम पंछी आजाद गगन के, मन के हम मतवाले मतवाले,
हमारे साथ स्टूडियो में रहे श्री अविनाश कुमार माथुर, जो संगीतज्ञ हैं, एक संगीत साधक हैं और साथ ही साथ संगीत चिकित्सा म्यूजिक थेरेपी से जुड़े हैं। और आज हमने जाना कि म्यूजिक थेरेपी कितनी जरूरी है और किस तरह से अलग अलग बीमारियों में ये हमें मदद कर सकती है। संगीत चिकित्सा। अभी आप श्री अविनाश कुमार माथुर से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आप एक संगीतज्ञ एवं संगीत थेरेपिस्ट हैं। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे डॉक्टर अनुपम गोयल से ली गई भेंट वार्ता। विषय होगा महिलाओं में हृदय रोग और उसका उपचार। डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। इनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर जवाहरलाल जैन। श्रोताओं, आज की इस तेज रफ्तार भरी जिंदगी में तनाव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और तनाव की स्थिति में आज हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक एक जन सामाजिक स्वास्थ्य समस्या बनकर उभर रहा है। क्या कारण है कि आज महिलाओं में भी हृदय रोग बढ़ते ही जा रहे हैं? हम बात करेंगे डॉक्टर अनुपम गोयल से। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं समझता हूँ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि दिल की कौन कौन सी बीमारियां सबसे पहले तो ज्यादातर कौन सी ज्यादा देखने में आती है और महिलाओं में कौन सी ज्यादा देखने में आती है? श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दिल की बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। हम सब भी अपने आसपास सुनते हैं कि अचानक अच्छे भले आदमी को या किसी लेडी को दिल का दौरा पड़ा या अचानक उनकी डेथ हो गई। बहुत जरूरी है हम ये समझें कि दिल की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं और हम क्या कर सकते हैं जिससे हम दिल की बीमारियों को बढ़ने से रोक पाएं। सबसे कॉमन है हार्ट अटैक की बीमारी। कुछ दिल की बीमारियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जिन्हें हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, बट वो अलग चीज है। वो बड़े होने तक अक्सर पता लग जाती हैं या उनको कोई ना कोई लक्षण आने से ट्रीटमेंट हो जाता है। हार्ट अटैक का मतलब हुआ कि हार्ट की धमनियों में जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं, क्योंकि हार्ट भी एक मशीन है जिसे कॉन्टिन्यूअसली काम करना है, तो हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो वहां ब्लड वेसल से पहुंचती है। मोटे तौर पे 3 मेन आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं। अब बहुत सारे कारणों से जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जब उसमें रुकावट आ जाती है तो हार्ट को ब्लड कम मिलता है। जब बीमारी की शुरुआत हो तो अक्सर ब्लड की कमी हार्ट को तब महसूस होती है जब हार्ट ज्यादा काम कर रहा हो, जैसे कोई दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है या कोई एक्सर्शन कर रहा है। एक्सर्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, एक्सर्शन साइकोलॉजिकल भी होती है। तो इमोशनल स्ट्रेस इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल स्ट्रेस। तो ऐसे कंडीशंस में जब लगे कि छाती में तनाव है, सांस में दिक्कत है या घबराहट हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि हार्ट में ब्लॉकेज बननी शुरू हो गई है। यंग एज में हार्ट के प्रॉब्लम महिलाओं में थोड़ी कम है, बट स्पेशली आफ्टर द मेनोपॉज और आफ्टर द 4th डेकेड हार्ट की प्रॉब्लम महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा है। अगर भारत में अमूमन 1 करोड़ डेथ हो रही हैं, तो उसमें से 20 लाख सीधा सीधा हार्ट रिलेटेड कॉज से हो रही हैं। और हार्ट प्रॉब्लम का अच्छा ये है कि अगर टाइम से पता लगे, हम उन्हें कंट्रोल कर पाए, तो हार्ट से होने वाली बीमारी को रोका जा सकता है। तो डॉक्टर अनुपम जी, कौन कौन से रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो खासतौर से महिलाओं में ज्यादा देखने में आते हैं? देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे उम्र बढ़ने के साथ हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होता है, जैसे मेनोपॉज हुआ उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होता है। किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, तो उसे हार्ट प्रॉब्लम होने की टेंडेंसी यंग एज में भी ज्यादा हो सकती है। पर कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम जरूर मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे शुगर। डायबिटीज बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज इंडिया में बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया डायबिटीज और हार्ट डिजीज की कैपिटल है वर्ल्ड की। वी हैव मोस्ट पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। तो शुगर से जितना रिस्क एक आदमी को होता है हार्ट अटैक होने का, से 3 से 4 गुना, पर एक लेडी में हार्ट अटैक शुगर की वजह से होने का रिस्क और ज्यादा होता है, 5 से 6 गुना। सो अगर विमेन में डायबिटीज है तो वो उनके लिए और ज्यादा नुकसान करती है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज अगेन वेरी कॉमन डिजीज। दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीज। हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान जिसमें हम बहुत सारे सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, चलना फिरना कम किया है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों का ही रिस्क बढ़ जाता है और वो दोनों हार्ट अटैक होने का बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है। थर्ड हुआ हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज है जो आपको खुद से नहीं पता लगेगा कि बॉडी में बढ़ा है, तभी डॉक्टर्स हम सजेस्ट करते हैं कि आप समय समय पर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। और एक बहुत कॉमन कॉज है स्पेशली यंग पेशेंट्स में स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से नॉर्मल आर्टरीज में भी क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। स्मोकिंग से हार्ट अटैक विमेन में होने का रिस्क बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल हु आर स्मोकिंग।
और कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो विमेन के ही स्पेशल हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज, वो यंग एज में स्पेशली स्मोकिंग के साथ कोलेस्ट्रॉल को बहुत बढ़ा देता है। दूसरा साइको सोशल प्रेशर, जो हमारी सोसाइटी के कुछ प्रेशर्स हैं जो विमेन ज्यादा सोचती हैं। इमोशनल स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्ट डिजीज, बहुत बड़ा कारण है जिससे रियल हार्ट अटैक्स होते हैं। चौथी बात हुई एक्टिविटी, तो बहुत जरूरी है कि वो एक्टिव हो। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर हार्ट डिजीज इन विमेन। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी का बारे में क्या कहेंगी? मोटापा एक बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का, सीवीए का, स्ट्रोक का, क्योंकि मोटापे का मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है। ये जरूर है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस से मोटापा बढ़ जाता है। कुछ कंडीशंस हैं, पीसीओडी हुई, हम उनको कार्डियो मेटाबॉलिक कंडीशंस बोलते हैं, जिनकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है तो फैट जल्दी इकट्ठा होता है। बट इसका भी इलाज है। देखिए, जितना हम खाना खाएंगे, अगर हम उतना यूज नहीं करेंगे कैलोरीज को, तो वो बॉडी में फैट बढ़ेगा। दूसरा, खाने में हमारे नॉर्मली खाने में आप देखें, हमारे इंडिया में प्रोटीन इंटेक ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे कम है। हम सिर्फ 12 ग्राम प्रोटीन दिन का खाते हैं। हमें कम से कम 45 से 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। एंड फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला, खाना संतुलित खाइए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए। हमारा तनाव एक बहुत बड़ी वजह है कि यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर जब तक चेक नहीं करें पता नहीं लगता। हम ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि वो अंदर से आपकी आर्टरीज को स्टिफ करेगा और उनके रप्चर होने का, कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो एक तो अपना ब्लड प्रेशर ये सोच के ना सोचें कि अभी हम यंग हैं, ब्लड प्रेशर तो बड़ों को होता है। ब्लड प्रेशर जरूर कभी कभार चेक करा लें। कुछ और ब्लड प्रेशर स्पेशली यंग एज में बढ़ने की वजह हो सकती है। कोई किडनी डिसऑर्डर, किसी को किडनी में स्टोन है या हम उसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बोलते हैं। कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, थायराइड या फियोक्रोमोसाइटोमा रिलेटेड, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डॉक्टर साहब, अब आप बात करते हैं हम सिम्टम्स की। मेन लक्षण कैसे हैं कि जैसे पुरुषों में अगर मेन सिम्टम आए कि जी लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है और रेडिएट कर रहा है आर्म तक, हाथ तक, नमनेस हो रही है, तो क्या महिलाओं में भी सेम सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम फर्क आते हैं? महिलाओं में हार्ट प्रॉब्लम डायग्नोज न होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि उनके सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अमूमन आजकल हम लोग सब जानते हैं कि किसी को अगर छाती में दर्द हो रहा है, लेफ्ट आर्म में जा रहा है, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम है और जल्दी से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली महिलाओं में बहुत बार ये चेस्ट पेन क्लासिकल नहीं होता। शोल्डर्स में पेन, बैक में पेन, नेक में स्टिफनेस, बहुत बार लगता है सिर्फ गैस जैसी फीलिंग। गैस्ट्राइटिस एक ऐसी कंप्लेन है जिसके साथ हार्ट प्रॉब्लम बहुत ओवरलैप करती है और बहुत कंफ्यूजन होता है। पेन इन द अपर एब्डोमेन, रेस्टलेसनेस, दूसरा चक्कर की फीलिंग, या बस अच्छा नहीं लग रहा, जी घबरा रहा है, ये सब भी प्लीज हो तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये सब हार्ट प्रॉब्लम की निशानी विमेन में हो सकती है। और इन्हीं एटिपिकल सिम्टम्स की वजह से बहुत बार हार्ट प्रॉब्लम का डायग्नोसिस लेडीज में लेट होता है। तो डॉक्टर साहब, क्या अगर चेस्ट पेन हो या कैसे कोई घबराहट हो या गैस्ट्राइटिस, तो क्या इन्वेस्टिगेशन एक महिला को करानी चाहिए कि भाई टू रूल आउट कि क्या हार्ट अटैक हो सकता है, नहीं हो सकता? एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या कराना चाहिए? बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो सीधा सीधा आपको गाइड करेगा ईसीजी, आप एक ईसीजी करा लीजिए या किसी डॉक्टर को मिल लीजिए। और दूसरा, जितना आपके रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होंगे उतनी हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क ज्यादा है। एक ईसीजी एक सिंपल टेस्ट है जिससे काफी हद तक हम पता कर सकते हैं। बट अगर जैसे आपको कल प्रॉब्लम हुई, आप आज जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर के पास और भी टेस्ट है उसको गाइड करने का। हार्ट का एंजाइम होता है, इको होता है, इन सब टेस्ट के साथ पता लग सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। डोंट ओनली बी अ केयर गिवर, आप सबका ख्याल रखती हैं, महिलाएं घर में सबको संभालती हैं, बहुत जरूरी है अपना ख्याल रखें और पूरा परिवार मिलकर उनका ख्याल रखें। लिपिड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट वजह है हार्ट अटैक होने की। जब कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हार्ट अटैक होने का रिस्क हमेशा बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कुछ होना जरूरी है ताकि बॉडी अच्छे से एक्ट करे, हर सेल के लिए चाहिए। बट खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बोलते हैं एलडीएल या नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो अगर बढ़ जाएगा तो वो हार्ट की आर्टरीज में अंदर जाके जमेगा। और सिर्फ हार्ट की नहीं, ब्रेन को जो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है या जो हाथ पांव में नसें जा रही है, हर जगह की आर्टरीज में धीरे धीरे जमना शुरू होगा। और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, मोटे तौर पे एचडीएल बोलते हैं हम उसे। वो ट्राई करता है कि जगह जगह जो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा जमा है उसको वहां से हटा के लिवर में ले जाए ताकि हमारा लिवर उसे पचा दे। तो आपको ये बैलेंस रखना है। अब अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए कुछ तो जेनेटिक होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री अच्छी हो, हेल्दी खाना हो, उनमें बढ़ता है। बट आप फिजिकली एक्टिव रह के अपना लाइफस्टाइल ठीक करके इसे बढ़ाने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। बट खराब कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए उसको कंट्रोल करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये बात होती है कि साहब कुछ डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, साहब आप
देसी घी 1 चम्मच तो ले ही सकते हैं रोज, कुछ कहते हैं घी बिल्कुल नहीं लेना, घी मक्खन तेल बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। तो क्या आज के टाइम में जरूरी है कि बिल्कुल सूखी चुपड़ी रोटी खाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है और आपका कोलेस्ट्रॉल कितना खराब है। आपको सिंपल उबला रूखा खाना खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देसी घी उतना नुकसान नहीं करता। देसी घी में पॉलीसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो आप रिफाइंड ऑयल यूज करें या कम मात्रा में देसी घी यूज करें, उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। आपको जो चीज अवॉइड करनी है प्रोसेस्ड फैट, जैसे मक्खन में नमक भी होगा, वो प्रोसेस्ड घी है। उसके बदले आप हमारा देसी घी जरा यूज करेंगे, वो मक्खन के मुकाबले बेटर है। चीज के बदले हमारा पनीर बेटर है, क्योंकि वो कॉटेज है, उसमें प्रोसेस नहीं है, फैट्स कम है। और रोटी पे हल्का घी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। आप आराम से चुपड़ी हुई हल्की चुपड़ी रोटी खाइए। आप अवॉइड कीजिए ट्रांस फैट्स वाली चीजें। ट्रांस फैट्स का मतलब हुआ जो चीजें उबलते हुए घी तेल में पकती हैं, वो जितनी देर उबलते घी में रहेंगी उसमें उतने ही ट्रांस फैट्स बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर साहब, नमक की बात करें तो लोग कहते हैं साहब सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट होना चाहिए, नमक कम से कम लीजिए। जैसे हमारे एज पर हाइपरटेंशन गाइडलाइंस डैश डाइट हम बोलते हैं दिन में 2.4 ग्राम सोडियम इज द हाईएस्ट विच वन शुड कंज्यूम। उसका माने ये हुआ कि एक छोटी चम्मच भर नमक आप दिन भर में अपने खाने में यूज कर सकते हैं। पर ये मान के चलिए नमक सिर्फ वो नमक नहीं है जो आप ऊपर से डाल रहे हैं। हर खाने में इनहेरेंटली कुछ ना कुछ सॉल्ट और सोडियम होता है। तो सबसे सेफ चीज है आप खाने में एक्स्ट्रा नमक मत डालिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई साइड पे है, सैलेड पे, किसी चीज पे अगर आपको लगता है, आप नींबू डालिए नमक के बदले। डॉक्टर साहब, आप डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी की इतने बड़े हॉस्पिटल में, तो आप कब उसको एडवाइस करते हैं किसी भी पेशेंट को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कि भाई अब तुम्हें एंजियोग्राफी कराने है? हार्ट प्रॉब्लम जब एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम की फॉर्म में आए, जैसे किसी को अगर चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, आप 4 किलोमीटर चलने के बाद चेस्ट में हैवीनेस आ रहा है, आप उससे थोड़ा पहले रुक जाए तो ठीक हो जाता है, हम इसे बोलते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। इस स्टेज पे अगर आपके टेस्ट बहुत खराब नहीं है तो आप मेडिकल मैनेजमेंट पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम हुआ जब किसी को बैठे बैठे तकलीफ हो जाए, जैसे या मिनिमम एक्सर्शन पे सिम्टम्स आने लगे, आप थोड़ा बहुत चल रहे हैं उसी में चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हैवीनेस हो गया, या आपके टेस्ट बहुत खराब है, अगर आपकी ईसीजी में लग रहा है कि एंजाइना बहुत ज्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप घबराएं नहीं एंजियोग्राफी से, क्योंकि जो नस ब्लॉक है अगर उसको टाइम से खोल दिया जाएगा तो आपका हार्ट डैमेज होने से बच जाएगा। बट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी ऐसी स्टेज में लाइफ सेविंग हो। क्या ऐसी मान्यता ठीक है कि नहीं, अगर एंजियोग्राफी लिए पेशेंट गया अंदर तो जरूर एंजियोप्लास्टी ही होगी उसकी, कोई भी ब्लॉक दिखाकर? ऐसा नहीं है। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज कहाँ है और कितनी है। हार्ट की जैसे मैंने बताया 3 या 4 मेजर आर्टरीज होती हैं और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर किसी को ब्लॉकेज छोटी ब्रांच में है या आर्टरी में आगे जाके है या 70% से कम है तो उनका काम दवाइयों पर बखूबी चल सकता है। एंजियोप्लास्टी की सलाह जनरली तभी दी जाती है जब किसी मेजर आर्टरी में मेजर ब्लॉक हो। और एंजियोप्लास्टी के बाद में आदमी या महिला कितने दिन बाद अपने काम पे जा सकते हैं? अमूमन एंजियोप्लास्टी के 1 दिन बाद से काम शुरू हो सकता है। बट अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक की वजह से हुई है तो हार्ट की डैमेज मसल्स को रिकवर करने में टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते। जनरली इतने टाइम में हार्ट का जो डैमेज मसल है वो रिकवर हो जाता है और उसके बाद वन इज फ्री टू मूव एक्टिवली। सिर्फ जिन रिस्क फैक्टर्स की वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ था वो कंट्रोल करने हैं। दवाई बिल्कुल रेगुलर खाइए, अपनी तरफ से दवाई बिल्कुल मत बंद कीजिए। बी इन टच विद योर कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे सजेस्ट किया जाए आप अगर ख्याल रखेंगे तो हार्ट अटैक के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, एक अंत में एक छोटी सी एक सलाह दे दीजिए कि जो श्रोताओं, खास तौर से अपने महिला श्रोता और हृदय का स्वस्थ रख सके, अपने हृदय का ख्याल रख सके, उसके लिए आप क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगी? अमूमन लोग ये मान लेते हैं कि महिलाओं को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, तो सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है ताकि आप अपनी किसी भी कंप्लेंट को इग्नोर ना करें। अपना लाइफस्टाइल का ख्याल रखिए, अपना संतुलित अच्छा हल्का खाना खाइए, जरूर अपने लिए समय निकालिए कि आप कोई ना कोई व्यायाम करें। जैसे आप घर में बाकी सबकी सेहत का ख्याल करते हैं, अपना ख्याल करें। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को चेक कराएं, अपना वजन संतुलित रखें। डॉक्टर अनुपम गोयल, आपने जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी महिलाएं और हृदय रोग से संबंधित, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।
महिलाओं में हृदय रोग और इसका उपचार। अभी आप डॉक्टर अनुपम गोयल, कार्डियोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। हमारे भेंटकर्ता थे डॉक्टर जवाहरलाल जैन। इसी के साथ हमारी सेहत का ये अंक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।